whose persona is such that I would like to describe him in few words. And those words are nothing but the best. With accompanying claps, please welcome State Bank of India Staff Federation General Secretary Shri Sanjeev Kumar Kanishkar. जिंदाबाद 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 आज की इस सभा के प्रेसिडेंट तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन के प्रेसिडेंट कॉमरेड संदीप भट्ट जी, my own president and president of all India State Bank of India Staff Federation, Comrade Arun Bhagoliwar ji, chief guest of today's function, Shri Hemant Koloria ji, the chief general manager of Gandhinagar, my senior vice president of all India State Bank of India Staff Federation, Comrade Kirpakaran ji, Comrade Besha ji, Comrade Shriram ji, Comrade Chandrasekhar ji, members of the executive committee of all India State Bank of India Staff Federation, CDO of Gandhinagar, DGM of Surat, my senior most respected leaders who had retired from this federation and who has worked for all of us in different positions, Comrade Kadri ji, Patel ji, Badani ji, Chauhan ji, Malhotra ji, and many other veterans who are sitting in the sitting in the front rows, तथा इस सूरत सिटी और गुजरात सर्कल की विभिन्न शाखाओं से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, सबसे पहले तो मैं कॉमरेड भट्ट और कॉमरेड डावर जी को इस कामयाब ट्राइनियल जनरल काउंसिल मीटिंग के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं।
साथियों, आज हम सब यहां एकत्रित हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन की 15th ट्राइनियल जनरल बॉडी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक इलेक्शन को जीतने के उपलक्ष्य में आज सेलिब्रेट करने के लिए, और आज मुझे भी मौका मिल रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कॉमरेड अनिल डावर जी का। सीजीएम सर ने, कल सीडीओ सर ने भी एक बात कही कि आपने ये कॉर्नर में आकर इस सूरत के अंदर ये मीटिंग क्यों की, तो उसके लिए गुनहगार मैं ही हूं। मैंने ही डावर साहब से कहा था, अब आपके सर्कल में ऑलमोस्ट सारे मॉड्यूल्स में जा आए हैं, अब एक मीटिंग आप सूरत के अंदर ऑर्गेनाइज कीजिए। उन्होंने मेरी बात सुनी और आज की ये कामयाब मीटिंग सूरत शहर में होने जा रही है, जो एक डायमंड सिटी भी है, जिसे कि डिफरेंट नामों से, चाहे कॉटन सिटी कहिए, डायमंड सिटी कहिए, डिफरेंट नामों से लोग जानते और पहचानते। साथियों, आज ये मीटिंग एक ऐसे दौर में होने जा रही है जबकि हम लोगों ने एक तरफ 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट को हासिल किया है, बट दूसरी तरफ बहुत सारे चैलेंजेस हमारी बैंक के लिए, हमारे फेडरेशन के लिए, हमारी एसोसिएशन के लिए मुंह बाहर खड़े। चाहे वो प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक सेक्टर बैंक की बातें हो, चाहे हम अमेंडमेंट द लेबर लॉज की बातें करें। आज भारत सरकार हमारे इन बैंकों को, या हमारी सरकार इन बैंकों को कुछ को बेचना चाहती है। एक तरफ जहां हमें खुशी है कि हमारे बैंक ने 61,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हासिल किया है, हमें खुशी है कि हमारे चेयरमैन साहब ने आगे आने वाले समय के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट का टारगेट रखा है। हमें खुशी है कि हिंदुस्तान की कंपनीज में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला आज स्टेट बैंक है। लेकिन एक तरफ जहां ये खुशियां हैं, दूसरी तरफ एक क्वेश्चन मार्क है, क्या ये बैंक पब्लिक सेक्टर रहेगा? उस तरफ हमें थोड़ा सा अपने आप को देखना होगा कि क्या हम पब्लिक सेक्टर करेक्टर के तहत रह पाएंगे, क्या हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, और आगे आने वाला समय हमें कहां लेकर जा रहा है। आज इस जून का महीना खत्म हो गया, आज 30 तारीख है। अगले महीने की 31 तारीख को मैं और मेरे प्रेसिडेंट कॉमरेड अरुण भगोलीवाल जी बैंक से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हमें जहां एक तरफ खुशी है कि हम लोगों ने जो प्रण लिया था उसके तहत बहुत सारी चीजें हमने बैंक में हासिल की हैं। इंडस्ट्री लेवल के ऊपर आईबीए से हासिल की, चाहे वो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बात हो, 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बात हो, अचीवमेंट्स की बात हो, सर्विस कंडीशंस की बात हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो, हमने हर एक के अंदर इंप्रूवमेंट हासिल की। जहां मैं एक तरफ अपनी मैनेजमेंट जो हमारी स्टेट बैंक की है उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कभी हमें मौका नहीं दिया कि हम नाराज होकर बैंक से बाहर निकल सके। जब मर्जर हुआ 5 एसोसिएट बैंकों का 1/4/17 को, तो एक तरफ जहां मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी राइवल यूनियन ने हमारे ऊपर चार्ज लगाया कि हम बैंक की मैनेजमेंट के साथ मिलकर ट्रेड यूनियन चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि
एनसीबी कभी हड़ताल ही नहीं करती। ये बात सही है, मुझे भी याद नहीं है कि कब हमने स्टेट बैंक के इशू पे एज एन अवार्ड स्टाफ एजुकेशन की कॉल दी। लेकिन मैं अपनी मैनेजमेंट को इतना मैच्योर और इतना समझदार मानता हूं कि जब भी हमने जाकर उनसे बातचीत की है तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये चीजें बाकी इंडस्ट्रीज में क्या पोजीशन है, बाकी पब्लिक सेक्टर बैंकों में क्या पोजीशन है और आप ही को क्यों मिलनी चाहिए। मुझे 2014-15 के बाद खंडेलवाल कमेटी की रिकमेंडेशन आने के बाद हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन चेंज हुई। ग्रेजुएशन के तहत हमारे यहां भर्ती शुरू हुई। नो डाउट उसका एक प्रॉब्लम हमने फेस किया और आज भी कर रहे हैं कि अट्रिशन रेट हमारे यहां बहुत ज्यादा हुआ। हमारे मैनेजमेंट ने हर साल पंपिंग किया एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट के तहत, लेकिन हम लोगों को रोक नहीं पाए। और आज भी अगर हम देखें कि अभी 2-3 दिन पहले बैंक का रिजल्ट आया है, कहने को तो 8,500 वैकेंसीज है, क्या वो 6,000 भी लोग हमारे यहां ज्वाइन करके रुक पाएंगे? आज से 15 साल पहले जब फेडरेशन ने एजुकेशन करके एक चीज हासिल की कि हमारे बैंक में रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, हमारी डिमांड ही हमेशा ये रही कि हम लोग जोश तो होश रखते हैं, लेकिन होश के साथ जोश भी होना चाहिए। बैंकिंग के अंदर नए रिक्रूटमेंट होना चाहिए। 86 के बाद रिक्रूटमेंट बैन था, 0.75% सिर्फ गवर्नमेंट की परमिशन से रिक्रूटमेंट होती थी और 2000 के बाद वो भी रिक्रूटमेंट बंद कर दी गई। उसके तहत जब 2008 में सीआरएस की भर्ती आई, चाहे 2009 जनवरी में एक मेजर बैच 25,000 का आया, उस समय हमारे यहां सैलरीज बहुत कम हुआ करती थी क्योंकि 10 सालों से 15 सालों से बैंक में भर्ती नहीं आई थी। जो भी हमारे लीडरान थे उनकी सोच एक ही थी कि हमारे सारे कॉमरेड्स नई भर्ती नहीं है, इनिशियल स्टेज पर नहीं है, हायर लेवल के ऊपर हमारा मैक्सिमम एम्प्लॉइज है, तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट हायर स्टेज पर लेने चाहिए। लेकिन जब 2009 के अंदर भर्ती आई, मुझे याद है उस समय बैंक के अंदर जो क्लरिकल भर्ती होता था 5500 रुपए सैलरी। आज 2009 में जो 5500 सैलरी है, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि वो सैलरी 6 डिजिट में पहुंच चुकी है, मोर देन 1 लाख रुपए। मेरी अपनी तनख्वाह 34 साल की नौकरी करने के बाद नवंबर 2020 में 11 बाइपार्टाइट साइन करने के बाद मैंने 6 फिगर की ड्रॉ की, जो कि 1 लाख होती थी। आज नवंबर 20 और मार्च 2024, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने महीने हैं। 40 मंथ के अंदर आप देखिए, जो सैलरी करीबन 1 लाख थी, वो आज करीबन 2 लाख के नजदीक टच कर रही है। आपको कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिलता है, आपको पेट्रोल, न्यूज़पेपर, एंटरटेनमेंट मिलता है, आपको 80 लाख हाउसिंग लोन। सीजीएम सर ने कहा सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पे मिलता है, जो कि कंपाउंडिंग रेट 1% पड़ता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉइज आ रहे हैं, क्या वो लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लेकर बैंक में आते हैं? अरे जब हमारी क्वालिफिकेशन
10+2 थी, तो हमारे यहाँ जो क्वालिफिकेशन थी वही अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थी। जब ग्रेजुएशन हुआ तो सभी बैंकों में ग्रेजुएशन हुआ, सीआरपीडी के थ्रू भर्ती होती है, आज भी भर्ती हो रही है। आज हो सकता है आपके साथ कॉलेज में कोई हायर ब्राइट स्टूडेंट हो, वो बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक में भर्ती हुआ हो, और आज आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आए हैं। क्या कभी आपने ये सोचा कि हमें अगर पेट्रोल मिल रहा है, न्यूज़पेपर मिल रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है? क्या कभी किसी ने सोचने की कोशिश की है? मुझे याद है 11th बाइपार्टाइट के अंदर जब हम नेगोशिएशंस कर रहे थे, एक मेजर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने डिमांड रखी कि 400 रुपए कन्वेंस अलाउंस जो मिलता है उसको 5 लीटर पेट्रोल दे दीजिए, उसके बदले 400 रुपए के बदले 5 लीटर पेट्रोल दे दीजिए। मिस्टर राज किरण, द चेयरमैन ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बाद में आईबीए के चेयरमैन भी बने, क्या कहना था सब जानते हैं आप? नॉट इवन ए सिंगल लीटर पेट्रोल फॉर आवर स्टाफ। और स्टेट बैंक में चपरासी भी 13 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं। बच्चों की वैक्सीनेशन के पैसे, कभी आपने सुना है वर्ल्ड के किसी इंस्टीट्यूशन में कि वैक्सीनेशन के पैसे आपको रिवर्स होते हैं? कभी आपने सोचा 2010 में जब एनपीएस आया तो आपको कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड उसके अलावा क्यों मिला? क्या खास बात थी स्टेट बैंक के एम्प्लॉइज को कि ज्वाइन करते ही आपको 200 रुपया 2010 में मिलता था, आज कन्वर्ट हो गए वो 1000-1500 रुपए बन चुका है। क्यों एक्स्ट्रा मिल रहा है? क्या खास बात है? क्या क्वालिफिकेशन ज्यादा है, या हम लोग काम ज्यादा कर रहे हैं, हम घंटे ज्यादा परोस रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस? आज आपको बेनिफिट 80 लाख रुपए हाउसिंग लोन, जिसकी इंश्योरेंस भी बैंक करा रहा है, उसका प्रीमियम भी बैंक दे रहा है। वाई? क्या कभी सुना है पहले लोन बैंक देगा, उसकी इंश्योरेंस बैंक कराएगा और उसका प्रीमियम भी बैंक भरेगा? मुझे याद है 2014 से पहले जब 12 लाख लोन होता था तो हमारे यहां एक क्लॉज थी कि 1/91 के बाद चाहे कोई ऑफिसर बैंक में आया है, कोई क्लर्क बैंक में आया है, कोई चपरासी या गार्ड बैंक में आया है, तो उनको एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन सारा लोन, चाहे हाउसिंग लोन हो चाहे कुछ भी हो, वो लिक्विडेट करना होता था। और उससे पहले जिन्होंने बैंक ज्वाइन किया था उनके लिए रिलैक्सेशन थी कि वो अपने हाउसिंग लोन को एक्सटेंड कर सकते थे 75 ईयर्स तक। जब ये लोन बढ़कर 45 लाख हुआ तो हमारा एक ही बात कहना था एचआर डिपार्टमेंट के अंदर, आईआर डिपार्टमेंट के अंदर, क्या आपने पैसे तो बढ़ा दिए, एक्स सर्विसमैन बहुत बड़े नंबर में इस बैंक में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है जिस आदमी को 50 साल की उम्र में अगर वो 45 लाख लोन लेगा, 10 साल के अंदर क्या उसकी औकात होगी कि वो आपका 45 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी से बैंक का पैसा चुका सके? तो हमारी एक ही डिमांड थी कि आप इस डेट को खत्म कीजिए और सभी के लिए 75 साल तक रीपेमेंट एक्सटेंड कीजिए। और आज जो परसों रिजल्ट आया है, या जो ऑफिसर आगे आएगा, क्लर्क आगे आएगा, चपरासी आगे आएगा, गार्ड बैंक में भर्ती होगा, सभी के लिए 75 साल तक रीपेमेंट। नॉट ओनली हाउसिंग लोन, कार लोन भी आप रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। इट इज बिकॉज दैट क्लॉज हैज बीन रिमूव्ड कि 1/91 के बाद वाले एम्प्लॉइज को ये बेनिफिट एक्सटेंड नहीं होगा। आप एक चीज सीजीएम सर ने कहा, वेलफेयर फंड, वेलफेयर एक्टिविटीज, आप देखिए कि स्कॉलरशिप हमें कितनी अमाउंट मिलती है। स्कॉलरशिप भी दो तरह, एक तो आम रूटीन में जो बच्चे क्वालिफाई करके नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं
उनको स्कॉलरशिप मिलता है। और जो IITians है, जो अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, उनके अलावा उनको 50,000 रुपए तक स्कॉलरशिप मिलता है। हॉलिडे होम की बात की, डिस्पेंसरी की बात की, आज आपको 43 हमारे यहाँ डोमिसिली ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर की डिजीजेस में आप बैंक से बाहर से अगर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिखी है, उसकी रिम्बर्समेंट आपको बैंक देता है। क्या कभी आपने सोचा है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? अरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जहां पर आपको आज मेडिकल अपना नहीं, अपने डिपेंडेंट एम्प्लॉइज का 80-80, 90-90 लाख रुपए के बिल पे हो रहे हैं। और बाकी बैंकों में मेडिकल इंश्योरेंस है, 3 लाख रुपए की सीलिंग है, उसके ऊपर बफर है। 1 साल इंतजार कीजिए और बफर विल बी डिवाइडेड कि कितने लोगों ने कितना क्लेम किया और कितना खर्चा हुआ। हमारे यहां कोई लिमिट नहीं है। पोस्ट पेड फैसिलिटी है, आप जाते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ट्रीटमेंट लेकर आ जाते हैं, लेकिन कोई एक पैसा आपका खर्च नहीं होता। नॉर्मल डिलीवरी जिसके कि पहले पैसे बैंक नहीं देता था, आज उसके भी पैसे आपको पे हो रहे हैं। कहां से आ रहे हैं ये सारे बेनिफिट? कभी आपने सोचा है? अगर आज ये सारे बेनिफिट आप एंजॉय कर रहे हैं तो इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन। हमारी मैनेजमेंट इतनी मैच्योर है, जब भी हम जाकर किसी भी तरीके से उनसे बात करते हैं, कोई भी एक इशू को लेकर उनके पास जाते हैं, तो हमें कभी ना सुनने नहीं देते। आप अपना मेडिकल देख लीजिए, 11 फाइबाटाइट का चीफ एसोसिएट का अलाउंस देख लीजिए। आज जो पहले आप सभी लोग कैश की चाबियां नहीं लिया करते थे, सब भागते थे, मुझे नहीं लेनी, इसको दे दीजिए, आज उसको दे दीजिए। 11 फाइबाटाइट के बाद क्या हाल? सिफारिशें लगाकर लीडरों के पास खड़े होते हैं कि फलां ब्रांच में पोजीशन खाली है, मुझे वहां भेज दीजिए, मुझे वहां चाबी मिल जाएगी, अलाउंस मिल जाएगा। आज 11 फाइबाटाइट के बाद हमें PLI मिल रहा है। कभी सोचा है कि यह PLI है क्या और क्यों मिला, क्यों हमने डिमांड की और कैसे ये चीजें हमने हासिल की? 75 से पहले स्टेट बैंक में कस्टमरी बोनस हुआ करता था। जब हमें 2 बेसिक मिलती थी, इमरजेंसी में बंद कर दिया गया। मद्रास के अंदर, चेन्नई सर्कल के अंदर हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया। 84 में अवार्ड आया, जो कि टी अरुणराज का अवार्ड था। 84 में हमने उसका एरियर लिया, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक एम्प्लॉइज को भी बोनस एक्ट के परव्यू में लेकर आए, और बोनस एक्ट के परव्यू में आने के बाद हमने दोबारा उस सारी अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया, लेकिन वी कुड नॉट सक्सीड। इस सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ट्रिब्यूनल में आना और ट्रिब्यूनल के अंदर एक्सप्लेन करना, वी कुड नॉट कन्विंस दोस जजेस, एंड अल्टीमेटली आवर डिमांड वाज बोनस फॉर ऑल। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कॉमरेड्स, ये PLI is nothing but it is a bonus for all, because it is a share from the profit। तो आपको कितने दिन की सैलरी मिल रही है? 15 दिन की, 10 दिन की। लेकिन 4 साल लगातार PLI लेने के बाद हमने IBA लेवल के ऊपर यह महसूस किया कि जो बड़े बैंक हैं, जिनका बेस ज्यादा है, अरे हमारा बेस इतना बड़ा है, उसको 15% ग्रो करना इज नॉट पॉसिबल। जो पिछले 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, वी कुड हार्डली ग्रो 10 to 12%। क्योंकि आज हमारे पास कासा डिपॉजिट नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास ड्राफ्ट इशू अकाउंट के अंदर हजारों करोड़ रुपया नहीं पड़ा। आज हमारे पास इनोवेटिव अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं पड़े, जिससे कि हमारी कमाई हो। आज हमारी कमाई निम्स की है, नेट इंटरेस्ट
मार्जिन की, और वो कंपटीशन के अंदर एडवांस रेट स्क्वीज हो रहा है और डिपॉजिट रेट हमें कंपटीशन में बढ़ाना पड़ रहा है, बिकॉज ईच बैंक नीड्स द डिपॉजिट वेरी हैवीली। तो हमने आईबीए में महसूस किया कि आज अगर सारे बैंक 10 से 12% ग्रो कर रहे हैं, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग दिस 15 डेज? इसका मतलब हमारे मैट्रिसेस में भी फॉल्ट है, जहां ग्रोस प्रॉफिट कभी 15% आएगा नहीं और हमें 15 दिन की सैलरी कभी मिलेगी नहीं। हमने 12th बाइपार्टाइट में बैंक की मैनेजमेंट और आईबीए में जो चेयरमैन थे डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया के कर्नाटका साहब थे, चाहे इंडियन बैंक के थे जैन साहब, चाहे और कोई था, चाहे हमारे बैंक के थे डीएमडी सीडीओएचआर मिश्रा जी, लेकिन हम सारे लोग बैठ के जब उस चीज को स्टडी किया तो अल्टीमेटली हमने एक मैट्रिसेस बनाए कि 8 फील्ड हैं जिसके अंदर बैंक का मेनली काम होता है, चाहे वो डिपॉजिट का काम हो कासा के अंदर, चाहे वो नेट रिकवरी हो एनपीएस की, चाहे वो एसएमए हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस को हमने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया और ईच बैंक को लिबर्टी दी। आपका जो प्रेफरेंशियल एरिया है जिसके अंदर की बैंक को जरूरत है, वो 5 फील्ड्स इन कंसल्टेशन विद द ऑफिसर फेडरेशन एज वेल एज विद द अवार्ड स्टाफ फेडरेशन उसको सेलेक्ट करें, उसकी मैट्रिसेस बनाए। आज हमें अगर डिपॉजिट की जरूरत है कासा की, तो हम उसे मैक्सिमम नंबर दें, ताकि अगर हमारे डिपॉजिट इतने % ग्रो करते हैं तो हमें इतने मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा, अगर वो सारी चीजें हमने हासिल कर ली हैं तो उससे हम लोगों को हर साल रिव्यू करने का मौका मिलेगा और हमें 15 दिन की सैलरी का भी मौका मिलेगा है, जो हमारे पीएलआई। आज अगर आपका 14.9% भी आपकी ग्रोथ आती है तो आपको 14.9 का कोई क्रेडिट नहीं मिलता, आपको 10 दिन की सैलरी मिलेगी। Until and unless you cross 14.9% above 15%। नए मैट्रिक्स के हिसाब से चाहे आप 14% हासिल करेंगे तो 14 दिन का पीएलआई मिलेगा, 13% हासिल करेंगे 13% हासिल करेंगे तो 13 दिन का पीएलआई मिलेगा, 12 दिन हासिल करेंगे तो 12 दिन का मिलेगा। देयर इज नो लॉस एट ऑल। आपका इस साल का पीएलआई 14% થયું ને આપણે 10 દિન મળે ને એની બદલે 14 દિનો મળશે। उसके बाद आपका वो पीएलआई भी जो इस साल का ड्यू है आपको नहीं मिला है, because of this reason now it is to be paid, it will be paid and let us hope कि जो हमने अपना ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर 12% की ग्रो की है, चाहे हमें वो 10% के 10 दिन की पीएलआई मिलनी हो, लेकिन रिवाइज मैट्रिसेस जो हमने 23-24 से ही लागू की है, which we have already achieved, let us see अगर हमारे जो टीम है दोनों फेडरेशन की अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट, हम उसे बैठकर जब आपस में बातचीत करें तो इट इज क्वाइट पॉसिबल यू मेक इट मोर। साथियों, कोई भी चीज है, आपने बैंकिंग के अंदर कभी हाफ डे लीव सोची है, समझी थी? क्या कोई एक बंदा बता सकता है कि बैंक के अंदर आपने कभी सपने में भी सोचा हो कि हाफ डे लीव मिलेगी? आज 12th बाइपार्टाइट के बाद हाफ डे लीव इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इज अ रियलिटी। कोई भी एक चीज उठाकर देखिए, चाहे हम बीपी क्लासेस की बात करें, चाहे लेडी कॉर्पोरेट्स की बात करें, चाहे उनके छुट्टियों की बात करें। अरे कहीं वर्ल्ड में सुना है कि 8 साल का बच्चा बीमार होगा, 8 साल से छोटे का लेडी तंदुरुस्त है, वो अपनी मेडिकल लीव पे छुट्टी अप्लाई कर सकती है बैंकिंग इंडस्ट्री में। एक के बाद एक बेनिफिट, ट्विन का बर्थ है 8 महीने की मैटरनिटी लीव ले सकती है, मोर देन ट्विन है 12 महीने की मैटरनिटी लीव ले सकती है। कभी सुना था? अगर आप 11th और 12th बाइपार्टाइट को इस तरफ पढ़ेंगे तो आपकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स, चाहे वो छुट्टियों से रिलेटेड हो, चाहे अर्निंग हो, चाहे
पहले क्लैरिफिकेशन हो, छुट्टियों की एनकैशमेंट हो, जो 5 से 7 दिन 11 बाइपार्टाइट में आई, और एट द सुपर एनुएशन 255 दिन की हमने 12 बाइपार्टाइट में की। उसके बाद कहीं कोई चीज बचती है, कहीं कोई गुजारिश बचती है। साथियों, एक बात मैं हमेशा से कहता आया हूं, हर जगह मीटिंग में कही है और आज यहां भी रिपीट कर रहा हूं, मेरे लिए, मेरी फेडरेशन के लिए, मेरी कन्फेडरेशन के लिए, मेरी एसोसिएशन के लिए सबसे पहले मेरा देश है, दूसरा मेरा बैंक है, तीसरा मेरी यूनियन है और चौथा मैं। देश है तो बैंक है तो यूनियन है, अगर यूनियन है तो मैं हूं। तो इसलिए हमें कहीं ये बात कहते हुए कोई परहेज नहीं है। वी आर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम एक ही चीज में विश्वास करते हैं, रच के बात रच के था। आप अपना काम कीजिए, आप अपना कमाई करके बैंक को दीजिए, उस कमाई में से आपको आपका शेयर दिलाना आपकी फेडरेशन, आपकी एसोसिएशन का। तो हमने अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश की है, अगर बैंक के अंदर जैसे कि सीजीएम सर ने कहा, अगर फेडरेशन की अचीवमेंट्स हम गिनने बैठेंगे तो एक पूरा 5 घंटे चाहिए। अगर वो किताब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो 250 पेज की किताब होगी कि एसोसिएशन की, फेडरेशन की क्या अचीवमेंट्स। कोई भी चीज आपको सिल्वर प्लेटर में नहीं मिल रही। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द नेगोशिएशंस, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गिव एंड टेक, इट इज ऑल बिकॉज कि हमने लोगों ने कभी भी, अगर आज बैंकिंग इंडस्ट्री में 10,000 की पासिंग पावर थी तो हमने आगे बढ़कर वह लाखों में पासिंग पावर दी है। अगर आज हमारे सारा कैरियर प्रोग्रेशन को आप देखेंगे तो हमने सारी ड्यूटीज अपने ऊपर ली है, बिकॉज वी बिलीव कि आज हमारे पास काम होगा तभी क्लरिकल की भर्ती होगी, अगर काम होगा तभी आप बैंक मैनेजमेंट से जाकर डिमांड कर सकते हैं। एंड नाउ द मैनेजमेंट इज फुली कन्विंस्ड कि अगर बैंक के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं तभी इतना प्रॉफिट आज जनरेट होकर बैंक में आ रहा है। साथियों, हम लोगों ने अपनी इनिंग खेली है। मैंने भी 40 साल 5 महीने इस बैंक में नौकरी की है और राइट फ्रॉम द डे 1 हमारा एक ही ध्येय रहा है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कि हमारा द डे वी विल रिटायर, उसी दिन चाहे कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, उसी दिन वो भी बैंकिंग इंडस्ट्री से रिटायर हो जाता है। वी आर नॉट लाइक द अदर यूनियंस, वी बिलीव कि बहता हुआ पानी हमेशा अच्छा रहता है, खड़े हुए पानी में काई लग जाती है। तो वी बिलीव कि यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, उनको वो बैटल लेकर आगे बढ़ना होगा। आपको इस यूनियन को, इस फेडरेशन की बागडोर संभालनी होगी और इसे आगे और बढ़ाना होगा। जैसे कि बाप को खुशी होती है कि उसका बच्चा उससे आगे जाए, इसी तरह हम भी रिटायर होकर वो दिन को देखेंगे जब आप बैटन हाथ में लेकर आज जहां पर भी हमारी यूनियन या फेडरेशन खड़ी है उससे और ऊंचाइयों पर उसे लेकर जाए। मेरा एक ही कहना है, आप अपनी यूनिटी को इसी तरह से मेंटेन करके रखिए। डोंट बिलीव इन सोशल मीडिया, हैव ए फेथ इन योर लीडरशिप। यंगस्टर्स हैं क्योंकि 37-36 साल की एवरेज एज है हमारे एम्प्लॉइज की। हैव पेशेंस, कीप यूनिटी, हैव ए फेथ इन योर लीडरशिप एंड आई एम वेरी श्योर कि आगे आने वाले दिन आपके हैं और आप और ऊंचाइयों को छूकर हमें भी दिखाएंगे कि यस वी हैव अचीव्ड, हमें यहां मिला था और हम यहां तक लेकर आए। साथियों, अगले महीने के अंत में मैं भी रिटायर हो रहा हूं, मेरे साथ मेरे प्रेसिडेंट अरुण भगोलीवाल जी भी रिटायर हो रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि हमने इस फेडरेशन के अंदर एक साथ कदम रखा, कदम के साथ कदम मिलाते हुए हम आगे बढ़े और पिछले 3, 4, 5 साल से लगातार जब से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट कर रहे हैं। और आज अगर हमने कोई चीजें हासिल की हैं उसमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान है।
का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे जो कॉपरेशन प्रेसिडेंट कॉमरेड अरुण भगोलीवाल जी से मिला, जो समय उन्होंने मेरे साथ गुजारा, जो मुझे गाइडेंस दी, जो मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने एंटायर एग्जीक्यूटिव का, जिनकी सपोर्ट के बगैर, जिनकी यूनिटी के बगैर, जिनके विश्वास के बगैर मैं शायद वो हासिल ना कर सकता जो आज हमने हासिल किया है। I am thankful to 1,20,000 members all over the country who had believed me, who had a patience, who had never questioned me for one or the other things, but they have always honored our commitment. हमने वेज रिवीजन के ऊपर रखी, चाहे किसी के ऊपर भी रखी, but they have always supported me. मैं उसके लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आशा करता हूँ कि इस पीरियड में अगर मेरे से भी कुछ खता या गलती हो गई होगी तो उसे आप माफ करेंगे, नजरअंदाज करेंगे। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल माय सीनियर लीडर्स हु आर सिटिंग हियर। आज जो भी हम लोग कर पाए हैं, मेरा एक ही मानना है कि इन लोगों के आशीर्वाद के बगैर वो पॉसिबल नहीं था, इन लोगों की बिलीव के बगैर वो चीजें हमें हासिल नहीं होनी थी। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ दोस पीपल, रिटायर्ड पीपल हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू सर, जो आप लोगों ने सारा विश्वास किया, हमें सारा आशीर्वाद दिया और उन्हीं वजह से हम आज इन तय पर पहुंच पाए। मैं अंत में जानता हूं कि आपको भूख लगी है, क्या कुछ नारों का जवाब मिलेगा? हाँ देख लीजिए, यस कि मेरी अकेले की आवाज आप सबकी आवाज से ऊंची हो। बोलिए, अगर लगाएंगे तो मैं शुरू करूंगा। हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज में दम नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद आज लोग पेट से नहीं है, बुरा नहीं चले। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेडरेशन जिंदाबाद। जिंदाबाद